नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भाषा। आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज़ोरान ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर बने ज़ोरान ममदानी के बारे में। यह एक ऐसी सनसनी है जिसने पूरे अमेरिका और ट्रंप को ही परेशान नहीं किया है, दरअसल पूरी दुनिया में एक सनसनी बजाई है। और शायद पहली बार है न्यूयॉर्क के इतिहास में कि उनके मेयर दुनिया भर में हेडलाइंस बन रहे हैं। और भारत से खास कनेक्शन है ममदानी का, क्योंकि उनके माता पिता दोनों भारत के रहने वाले थे और उनकी मां मीरा नायर एक जानी पहचानी फिल्म बनाने वाली हैं और उनकी फिल्में भारत और दुनिया में बहुत हिट रही हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे प्रवीर आपके साथ। यह कैसा सीन है कि यह तस्वीर इस समय भारत में भी उतनी लोकप्रिय है, जेनजीज के बीच में लोकप्रिय है और बड़ी अलग ढंग की तस्वीर दिखा रहा है न्यूयॉर्क का मेयर बनना ज़ोरान ममदानी का। तो दो चीज इसके पहले परिप्रेक्ष्य बताने के लिए बता रहे हैं कि न्यूयॉर्क मेयर लगता है कि शहर का मेयर है, ये इतना अहम क्यों होगा। पर अमेरिका में 50 स्टेट्स है, उससे आधे स्टेट से ज़्यादा पॉपुलेशन इस एक शहर में न्यूयॉर्क में है। तो इसीलिए ये हो सकता शहर का मेयर है, पर एक हिसाब से पॉलिटिकली इसकी अहमियत अमेरिका के लिए बहुत है। जी। दूसरी बात है कि पहली बार ये ग्रासरूट लेवल से मेयर बना और इसके पीछे कोई बड़ी मशीनरी, डेमोक्रेटिक पार्टी की भी मशीनरी नहीं लगी, बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडिंग फिगर्स थे वो बहुत लेट में इक्का दुक्का ने इनको समर्थन किया। पर सिटी के जो स्ट्रक्चर है वो उसको उस तरह से समर्थन नहीं किया। एंड्री कुमो को पहले समर्थन किया था, आपको याद होगा, जब वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के चुनाव में हार गए थे ममदानी के साथ। पर ममदानी की एक लोकप्रियता अलग लेवल पे दिखा और वो पहला व्यक्ति सिर्फ अपने आप को इमिग्रेंट ने मेयर बता रहा है, सोशलिस्ट बता रहा है। अमेरिका में सोशलिस्ट बनना तो बहुत बड़ी कुफ्र की बात है। कुफ्र की बात है। नफरत करने वाले लोग बहुत हैं, समझते हैं कि ये तो धर्म भ्रष्ट कर देगा हमारा, से लेकर फलाना धमाका मुसलमान कह रहा है अपने आप को। तो ये सब जो चीजें आपको याद होगा 9/11 के बाद वहाँ मुसलमानों को सर नीचे करके रहना बहुत साल से पड़ रहा है। तो इसीलिए एक इस तरह का फिगर जो अपने आप को सोशलिस्ट भी कहता है, ये भी बहुत बड़ी शिनाख्त ऐसे ही करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ठीक है ना, इमिग्रेंट ये भी कहता है, मुस्लिम, वेरी यंग, सब चीजों को लेख के। तो क्यों संभव हुआ ये आपने जो कहा कि जेन जी की जो बात आप कह रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए ममदानी की पॉपुलैरिटी और लोगों तक पहुंचना बहुत आसान पड़ गया। एक बात सही है, पर उसके साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने और क्या कहा है। उन्होंने कहा है बच्चों के एजुकेशन, कहा है ट्रांसपोर्ट, कहा है रेंट, सबसे बड़ा रेंट वाला मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो रेंट का कंट्रोल जो है, रेंट का कंट्रोल होगा। ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बड़ा है, जो पॉपुलेशन वहाँ, इसीलिए वो ऐसे जगह पे रहना पड़ता है जो कम चले, उनको कम चलना पड़े। पर इसके साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं शहर में रहने के लिए, उनकी दाम इतना अगर ज़्यादा हो जाए तो गरीब लोगों का क्या हाल होगा। इसीलिए एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन ममदानी के पक्ष में हुआ। और इसके साथ साथ जो मशीनरी, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, दोनों ममदानी के खिलाफ था। तो ये सब देखते हुए, और इनके भाषण से भी बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे इन्होंने न्यूयॉर्क को, जो कि एक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद का सबसे बड़ी नगरी के तौर पर देखा जाता है, अमेरिका का भी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क है, उसमें इन्होंने कहा इट्स अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, इट्स बिल्ड बाय इमिग्रेंट्स। वो भी तब जब ट्रंप का इमिग्रेंट्स के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि ये याद दिलाया उन्होंने कि अमेरिका इमिग्रेंट से बना है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि जेनोसाइड भी इसके पीछे रहा है, वो अलग बात है, पर अभी भी न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत बड़ा सेक्शन इमिग्रेंट है। और उसकी क्लिप्स जब आप देखेंगे, हम प्ले करेंगे अभी, तो उस क्लिप्स में देखेंगे वो कह रहे हैं
कि कौन लोगों की वो जिसके साथ वो आइडेंटिफाई कर ले। जो स्पेनिश महिलाएं हैं, अबुएलास, ग्रैंड मदर्स, जी। ठीक है ना, इस तरह के शब्द कह रहे हैं, तो इनके साथ जो आइडेंटिफाई किया, और बहुत सारी चीज खाने के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ। जो भी न्यूयॉर्क का खासियत जी। है, हर तरह का खाना कुइजीन वहाँ पे cuisine मिलता है। हाँ। तो ये जो इमिग्रेंट्स की एक रोल रहा है न्यूयॉर्क शहर में, वो जाहिर किया। जवाहरलाल नेहरू को कोट किया। सबसे पहले मुझे लगता है कि ये जो कोट इनका सबसे वायरल Standing है before भारत में, you, यह सुनना बहुत I जरूरी think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. तो ये देखिए जो जवाहरलाल नेहरू पे कहा इन्होंने, उसका भारत से जो कनेक्शन है, क्योंकि भारत में नेहरू जी को कैसे याद कर रहे हैं, खासतौर से पिछले 11 सालों से, वह भी हमारे सामने है, निशाने पर नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर ममदानी का अपने भाषण में यह कहना, जीत के बाद नेहरू को कोट करना, और नेहरू की उस ऐतिहासिक भाषण को जो उन्होंने आज़ादी की आधी रात में दिया था। देखिए, सवाल यह है कि 75 साल बाद भी जब एक पार्टी को नेहरू के खिलाफ कैंपेन करना पड़े, तब समझ जाइए कि उनका प्रॉब्लम इतिहास से है, उनका प्रॉब्लम देश की जनता से है। इसीलिए वो लड़ाई 75 साल पहले की अभी करना चाहते। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ आज के तारीख में। देखते हैं ममदानी की जो चीज़ है कि ट्रंप का इस माहौल में एक ऐसे फिगर जो सामने आया है, जो ट्रंप के नज़रिए में इमिग्रेंट है, या होना ही नहीं चाहिए, वो कह भी रहा है। उसका हम छानबीन करेंगे, उसको वापस कैसे भेजा जा सकता है। तो वो भी है, निशाने पे है कि मुसलमान है, ये भी निशाने पे है, सफ़ेद चमड़ा नहीं है, ये भी निशाने पे है। तो ये सब देखते और हुए सोशलिस्ट है, सबसे बड़ी बात सोशलिस्ट की बात है। कर रहा है, गरीब जनता की बात कर रहा है, मेहनत कश जनता की बात कर रहा है। तो ये सब देखते हुए सिर्फ अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंट की बात नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, क्योंकि अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसी ये होनी चाहिए, और अभी तक डेमोक्रेटिक पार्टी की जो पॉलिसी रही है, ख़ास तौर से क्लिंटन, ओबामा, बाइडेन की, वो रहा है कि कैसे अमेरिका की पूंजीपतियों के साथ मिल के चला जाए, और कैसे जो है पुराने चीज़ें, वामपंथी जनवादी बातें ना करी जाए, पूंजीवाद को ही सराखे में रखे। और शायद यही वजह है कि बर्नी सैंडर इनके पक्ष में आए, और ये मिलने भी गए, और वो भी पूरा डायलॉग हुआ, जो कि एक सोशलिज्म की धारा को अभी भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं अमेरिका में। बर्नी सैंडर्स अगर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते ट्रंप के खिलाफ, शायद वो जीत भी जाते, पर वहाँ पर उनको जीतने ना देने में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो ढांचा है वो जिम्मेदार है, जो उसके कर्णधार रहे, और ख़ासतौर से एक्स प्रेसिडेंट ओबामा क्लिंटन डायनेस्टी का है, जो क्लिंटन प्रेसिडेंट और हिलरी क्लिंटन, तो ये सब मिलके उसको डिरेल किया कि बर्नी सैंडर्स को कभी आगे नहीं आने दिया। नहीं तो शायद ट्रंप के खिलाफ बर्नी सैंडर्स बेटर कैंडिडेट होते इलेक्टोरली। पर उस पर हम आज ना जाए। सवाल है कि पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़ा, और अपने आप को सोशलिस्ट कह रहे हैं, और मुसलमान है, और इमिग्रेंट है, और ट्रंप को चारों चीज जो है बर्दाश्त नहीं है। तो इसीलिए ट्रंप के लिए एक चुनौती पहुंचा है। अभी उनके रंगमंच में एक प्लेयर पहुंचा है, जो कि इलेक्टोरली अभी तो नहीं, पर आइडियोलॉजिकली ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। ये भी जैसे इनकी जो क्लिप है, I am young despite my best efforts to grow जो आप older. कह रहे थे, अपने को कैसे पहचानते हैं? I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. ये जो एक बहुत बड़ी बात कही, और ये पूरे कैंपेन में भी दिखाई दिया, तो उससे ऐसा भी लगता है कि एक नए ढंग की पॉलिटिक्स भी है प्रबीर यहाँ पर।
अभी तक जो पॉलिटिक्स है उसमें था कि थोड़ा सा छुपा के रखो, बाहें मोड़ के रखो, ये सारी आइडियोलॉजी ऊपर रखोगे तो जनता वोट नहीं देगी। इसे भी, इस भ्रम को भी ममदानी की जीत तोड़ती है। क्या आप खुल के बताइए कि आप क्या हैं? इसके साथ साथ ये भी देखिए, फिलिस्तीन के ऊपर जो उनकी कैंपसेस में संघर्ष चल रहा है, जिसमें अमेरिकन स्टेट पूरी तरह से इजराइल के साथ है, चाहे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहे, उसके पहले का एडमिनिस्ट्रेशन रहे, ये तो आपके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहे, सभी इनके साथ थे, और ट्रंप तो खैर इनके साथ है ही। तो ये सब देखते हुए यूथ लगता है कि अब इन चीज़ों से बाहर आना चाहता है, और वो स्टूडेंट मूवमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में है उसका एक हिसाब से वो सबूत देता है। पर डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी, वो उस ऑपोजिशन का जो क्या कहेंगे भूमिका निभाएगी या बी टीम बन के रहेगी, वो देखना है। हाँ, और वही चीज़, वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। पर ममदानी ने ये दिखाया कि लेफ्ट पोजीशन डेमोक्रेटिक पार्टी अगर लेगी तो उसको समर्थन मिल सकता है। और यहाँ पे उन्होंने जो चैलेंज भी किया था और जिस तरह से उन्होंने न्यूयॉर्क को व्याख्यायित किया, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संभवतः पहली बार हुआ होगा कि कोई न्यूयॉर्क का मेयर इस तरह से न्यूयॉर्क के बारे में दुनिया को बता रहा है। Immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. तो ये जो मैसेज है प्रबीर इस समय ट्रंप के माहौल में, तो क्या आपको लगता है कि इसका असर बाकी अमेरिका में भी पड़ेगा? क्योंकि हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ट्रंप के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हैं वह भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हाँ, उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि और भी चीज़ें उस अमेरिका में चुनाव जो हुआ वे डिस्कस करने के लिए है। पर इस पर कोई दो राय नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक पोल खड़ा हो रहा है जो और वामपंथी रास्ता ले डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बोलना चाहता है। और उस पर वो कॉर्टेस भी है और भी है उसमें, बर्नी सैंडर्स के नाम आपने लिया ही, पर और महिलाएं जो है इसमें अभी उसके काफ़ी फोरफ्रंट में है। उनका, ममदानी साहब का ये सब मिल के क्या इक्विलिब्रियम भारसाम्य जो है डेमोक्रेटिक क्या तस्वीर बदलेगी या नहीं, ये देखने की और मुझे लगता है कि यहाँ ममदानी की जीत के साथ साथ बाकी जगहों पे जो जीत है वह भी एक बड़ा संदेश दे रही है। खासतौर से वर्जीनिया से जो गवर्नर बनी है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर एबिगेल स्पेनबर्गर, यह भी एक तस्वीर है क्योंकि ये जीती हैं और उनके साथ साथ गजाला हाशमी जीती हैं। इनका भी भारत से संबंध है। यह भी पहली मुस्लिम महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। तो ये दोनों तस्वीरें इस वर्जीनिया स्टेट के बारे में क्या बता रही हैं हमको? देखिए, वर्जीनिया स्टेट कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, पर इस बार काफ़ी शार्पली ट्रंप के पक्ष में थी। हाँ, ट्रंप के खिलाफ हुआ इस इलेक्शन जी। इससे पहले वाले इलेक्शन में ट्रंप को था। ट्रंप जब प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ रहे थे, वर्जीनिया ट्रंप के वोट दिया था। पर इस बार काफ़ी मात्रा वोट जो है वर्जीनिया की रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा वोटों से ये अभी जीती है। मार्जिन काफ़ी बढ़ गया है इनकी तरफ से। पर वेस्ट वर्जीनियन स्विंग स्टेट रहा है। पर ये दिखा रहा है, सिर्फ ये एक है जी। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वहाँ पर भी मिकी शेरिल के सामने जो है उनकी रिपब्लिकन कैंडिडेट जो है काफ़ी वोटों से हारे हैं। अब देख सकते करीब 13-13.5% वोट कम है, तो काफ़ी बड़ी स्वीप हुई है जी। तो इसीलिए ये भी एक हिसाब से दिखाता है कि ट्रंप का पॉलिसीज़ जो ट्रेड वॉर कर रही है, जो कांग्रेस के साथ लड़ाई में उनका इकोनॉमिक लॉकडाउन हो गया एक तरह से, तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि असंतोष ट्रंप के पॉलिसीज़ के खिलाफ भी काफ़ी बढ़ रहा है जी। और ट्रेड वॉर से लगता नहीं उनको कोई फ़ायदा हो रहा है और जनता के लिए दाम चीज़ों को बढ़ा है। तो ये सब देखते हुए ये एक कम से कम एक संकेत तो ये देता है कि ट्रंप की पॉलिसीज़ लोकप्रिय नहीं है।
और इसीलिए अब डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी, जैसे ममदानी ने किया, सरासर अटैक, हेड ऑन लेना, सर टकरा और देना, उन पॉलिसीज को अपनाना जो एक जमाने में डेमोक्रेटिक पार्टी करती थी, पिछले 15-20 साल से करना छोड़ दिया है। तो जो मेहनत कश लोगों की बात करना, जो ममदानी बार बार कह रहा है कि वहाँ पर हम काम करने जाते हैं, कैसे खर्चा क्या होता है मेरा ट्रांसपोर्ट का, जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं उसका क्या खर्चा होता, मकान में रहते हैं उसका कितना खर्चा होता, ये सब जो चीज़ें रेस कर रहा है, उठा रहा है सवाल, ये सारे अमेरिका के गरीब लोगों के सवाल है। होमलेस का इशू उठाया, जो सब आग के आगे दिखाई देता है न्यूयॉर्क जाइए तो। और नौकरियां नहीं मिल रही है, इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहा है, और जॉब्स, नौकरियां इस इकोनॉमी में नहीं मिल रहा है, और जो किसान थे वो भी वहाँ पर, उनका भी सामान बिक्री नहीं हो रहा है। चीन से लड़ाई की तो उन्होंने चीज़ें खरीदना बंद कर दिया। तो ये सब ट्रेड वॉर के जो फायदे ट्रम्प को लग रहा था बड़े आसानी से मिल जाएगा कि लोग हथियार गिरा देंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, वो तो हुआ नहीं। चीन के साथ टक्कर में लगता है वो पीछे हट गए। इसीलिए शायद ये सारी तस्वीरें हमारे सामने आई इधर से भी। तो ये इस तरह से जो चुनाव का मिनी चुनाव अगर सोचे अमेरिका में, तो हवा किधर जा रही है वो दिख रहा है, एक एहसास हो जाता है। अब प्रबीर हम चलते हैं गाजा की तरफ। गाजा को लेकर एक अहम रिपोर्ट आई है गाजा ट्रिब्यूनल, 26 अक्टूबर को जारी की गई यह रिपोर्ट। तकरीबन 1 साल से अधिक का समय इस रिपोर्ट को बनाने में लगा है, और इस रिपोर्ट में वर्डिक्ट फ्रॉम द पीपल के नाम पर यह जारी की गई है। इस रिपोर्ट पीपल्स ट्राइब्यूनल है। हाँ जी पीपल्स ट्राइब्यूनल कोई इस तरह से यूनाइटेड नेशंस वगैरह के तहत नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ब्लॉक कर रहा है हर चीज़ को। तो इसीलिए पीपल्स ट्राइब्यूनल के आधार पे ये किया गया है। हालांकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुका है कि गाजा में जो हो रहा है जेनोसाइड है। तो दोबारा इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में वही चीज़ों को दोहराया है जिस पर लंबे समय से डिबेट थी, लेकिन एक जगह डॉक्यूमेंट होकर नवंबर पिछले साल में यह शुरू हुआ प्रक्रिया, और इस साल अक्टूबर में दुनिया के सामने यह रिपोर्ट आई है जो काफ़ी अहम है। और ठीक उस समय आई है जिस समय सीज फायर, द सो कॉल्ड सीज फायर चल रहा है, लेकिन शांति नहीं आई है अभी भी गाजा में। गाजा में शांति तभी आ सकती है जब इजराइल वहाँ पर हमला करना बंद करे। इजराइल कहता है कि हर शव जब तक नहीं आएगा तब तक अपना जंग जारी रखेंगे, जब तक हमास हथियार नहीं गिराएगा तब तक हम जंग जारी रखेंगे, जंग करने का अधिकार जारी रखेंगे। तो 56% इलाका जो है उन्होंने गाजा का भी कब्जा किया हुआ है, जो फिलिस्तीनी वहाँ पर नहीं जा सकते। आर्म्ड कैंप्स बैठा रहे हैं, जो 44% जगह है जो उन्होंने यहाँ के फिलिस्तीनी यहाँ रह सकते हैं गाजा में, उसके चारों इर्द गिर्द वो आर्म्ड कैंप्स बिठा रहे हैं। गोलियां कभी भी दाग सकते हैं, किसी पर दाग सकते हैं, बमबारी कर सकते हैं। ये सब कहते हुए इनका गाजा के बारे में अभी भी रवैया ये है, यहाँ के लोगों को बस यहाँ से कैसे भगाएं, ऐसे हालत कर दे कि यहाँ जी नहीं सकते, जीने लायक स्थिति न रहे। और इसमें जो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ओपन आपका जेनोसाइड हुआ, अभी भी इजराइल के साथ देशों की वाणिज्यिक संबंध है, भारतवर्ष का है, यूरोप के देशों का है, अमेरिका तो है ही। अमेरिका और यूरोप के बल पे उनकी इकोनॉमी चलती है। गोला बारूद जो आता है सारा अमेरिका सप्लाई से आता है, यूरोप से आता है। तो ये देखते हुए इसको भूल नहीं जाना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका का इस जेनोसाइड में पूरी तरह से शिरकत रही है। सिर्फ नेतान्याहू या इजराइल की जो पार्टियां हैं इन्होंने नहीं की, इसके पीछे ये भी थे। और अगर इनकी इंटरनेशनल
कम्युनिटी की जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट पढ़े, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रिपोर्ट पढ़े, इवन यूएन की जो स्पेशल रिपोर्टर हैं उनकी जो रिपोर्ट है, वही जी। मैं जिक्र कर रहा हूँ। और इनके पॉपुलर जो पीपल्स ट्राइब्यूनल है गाजा की जो बैठी है, जी। इनको रिपोर्ट अगर देखें तो इस पे उन्होंने सबूत पेश किया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बोला, सबूत पेश किया है कैसे जेनोसाइड हुआ, क्यों इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, और इस जेनोसाइड के लिए कौन जिम्मेदार है। तीनों चीज इसमें है। पर सवाल है कि वेस्ट एशिया तेल पे बैठा हुआ है, उस तेल के लिए पहरेदार इजराइल को खड़ा करना चाहता है वेस्ट, क्योंकि उस तेल के ऊपर कब्जा वो सोचते हैं उनका होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुवैत का कुछ हिस्सा मिलेगा, सऊदी अरेबिया का हिस्सा मिलेगा, पर है तो हमारा तेल। और यही चीज़ों की इसी वजह से इस इलाके में लड़ाई चल रही है इतने दिन से, 49 से शुरू हुआ है। और सबसे बड़े इसमें निशाने पे है इस वक्त ईरान, क्योंकि ईरान ही एक मुल्क है जो खड़ा है, जंग में नुकसान हुआ पर अभी भी खड़ा है। और हुथीस यमन में, हुथीस भी अभी भी इजराइल के साथ उनकी जंग जारी रखा कि हम वहाँ पर कोई जहाज जाने नहीं देंगे जो इजराइल पे आर्म्स लेके जा रहा है या इजराइल के कुछ सामान लेके जा रहा है, जाने नहीं देंगे। और वो अभी भी उसके वजह से उस रेड सी से क्रॉस करके वहाँ पर सामान पहुँचाना इजराइल में, उनका जो पोर्ट है वहाँ पर वो करीब करीब बंद पड़ा हुआ है। तो यमन और ईरान अभी भी लड़ाई में खड़े हुए हैं जी, इजराइल को चुनौती दे रहे हैं। ईरान ऐसा नहीं कि लड़ाई इस वक्त कर रहे हैं, पर उन्होंने कहा है कि हम करने की क्षमता अभी भी रखते हैं। तो सीज फायर दोनों ने मान लिया है, पर अभी भी क्या होगा, क्या फिर लड़ाई होगा, इजराइल क्या करेगा, और ख़ास तौर से सवाल जो है इजराइल की जनता क्या करेगी। क्योंकि एक तो साफ है कि इजराइल के जो कहेंगे पढ़े लिखे जो उनकी टेकीज़ है वो धीरे धीरे इजराइल से भाग रहे हैं। तो इजराइल की छवि यूरोप और अमेरिका की नौजवानों में, जहाँ पर पहले उनकी छवि अच्छी रहती थी, इस वक्त नहीं खराब है। हाँ। और चुनाव में भी देखा हमने कि ये चीज़ें उभर के आई है। कमला हैरिस के खिलाफ यही था कि उन्होंने इजराइल के बारे में एक शब्द नहीं किया, बोला, और न बोला, फिर फिलिस्तीनी को बोलने भी नहीं दिया डेमोक्रेटिक पार्टी की। और यहाँ तो ममदानी जीते ही इस आधार पे हैं। उन्होंने तो पूरे कैंपेन में भी कहा, उन्होंने कहा कि वॉर क्रिमिनल हैं नेतन्याहू, तो अपने डिबेट में सारे कार्ड्स खुल के रखे और वहाँ की जनता ने सपोर्ट किया और इतनी भारी जीत दिखाई। तो ये है कि अमेरिका के यूथ जो है, जो इसको कहेंगे वाइट यूथ, सिर्फ एशिया अफ्रीका से जो गए हैं वो नहीं, इमिग्रेंट जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट वो नहीं, वहाँ के यंग लोग जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जो आईवी लीग कॉलेजेस में है, जहाँ से एलिट आती है उनकी, वो भी फिलिस्तीन के पक्ष में बोले और इस जेनोसाइड का विरोध किया। इसको देखते हुए लगता है कि अमेरिका की राजनीति इस चीज़ को अब कहीं ना कहीं उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि इजराइल की इस राजनीति को उनके हित में नहीं है। हाँ। इजराइल के हित में हो ना हो तो अलग बात है, अमेरिका के हित में नहीं है, यूरोप के हित में नहीं है। और उनकी अंदरूनी जो इसमें दरारें हैं ये बढ़ रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की इस लड़ाई को लेकर, ख़ास तौर से इजराइल को इस जेनोसाइड को लेकर। तो मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों में ये पीपल्स ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट भी कुछ हद तक मदद करेगी पब्लिक ओपिनियन को बदलने में। और कितना दिन अमेरिका और चंद देश, इसको मैं कहूँगा कलोनियल, एक्स कलोनियल, सेटलर कलोनियल देश, कितने दिन तक और एक सेटलर कलोनियल देश इजराइल को समर्थन करके इसको रख पाएंगे, ये सवाल हमारे सामने है, चुनौती दुनिया के सामने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।